नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग चौहान स्वागत करता हूँ आपका एंड्रॉइड स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कैलकुलेशन को लेकर और हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम लोग कम समय में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और टाइम बचाकर हम लोग किस तरीके से बहुत बड़े-बड़े गुणाओं को चंद सेकंडों में कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वर्गों को लेकर कि हम लोग 1 से लेकर 125 तक के वर्गों को कितनी आसानी से चंद सेकंडों में मुश्किल से 10 सेकंडों में हम लोग उनका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि हम लोगों की नई शिक्षा नीति कल शाम को रिलीज़ हुई है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। लगभग 650 पेजेज़ की उसकी प्रारूप है और काफ़ी अच्छी शिक्षा नीति है। आगे देखते हैं उसमें क्या होगा। अब हम लोगों की जो पढ़ाई का स्तर है वो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर देंगे वो लोग और जो किताबी ज्ञान था उसकी तुलना में वो लोग व्यवहारिक ज्ञान पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि हम लोग शुरुआत से करते आ रहे थे। तो मुझे तो अभी तक जितना मैंने उसको समझा, नीति बहुत अच्छी लगी है। अब आगे देखते हैं कैसा क्या होता है। काफ़ी ब्रॉड नीति है। ये नीति आपकी 1-2 दिन में या फिर 1 साल 2 साल में पूरी तरह से लॉन्च नहीं की जा सकती। इसको धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप करके लगभग 2030 तक पूरी तरीके से ज़मीन पर लाया जाएगा और हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत कठिन हो जाएँ और बहुत चीज़ें इसमें सरल भी होंगी। लेकिन इतना ध्यान से और बात है कि आने वाला समय जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो चीज़ें हम लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आई, जो हम लोगों के टीचर्स जो थे, जो रटाते थे, वो चीज़ आज की डेट में ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हम लोगों के आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझेगी और जो हम लोगों का किताबी ज्ञान था, उस किताबी ज्ञान को हम लोगों की ज़मीन पर या फिर समाज से या फिर व्यावहारिक रूप में उसको प्रैक्टिकली रूप में देख पाएगी, समझ पाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है और देखते हैं आगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो वह टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और नहीं तो उसका इनडायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चनों में यूज़ होता है। मतलब मैथ का एक प्रकार से बेसिक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भिन्नों के बारे में। भिन्नों का उपयोग हम लोग एलसीएम एचसीएफ में भी करते हैं, फैक्टर में भी करते हैं। भिन्नों के डायरेक्ट क्वेश्चन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और भी कई जगह इसका उपयोग करते हैं हम लोग। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ भिन्न की। तो भिन्न को समझने से पहले उसको इसके अर्थ को ही समझना चाहिए कि भिन्न होती क्या है। किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है कि भिन्न जब किसी चीज को हम लोग बटे के फॉर्म में या कोई संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग लगाकर जो संख्या रखी जाती है बटे में, अंश और हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं, वो संख्याएं हम लोगों की भिन्न कहलाती हैं। इस तरीके से हम लोगों ने किताबों में चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम लोगों को व्यवहारिक रूप में ये चीज समझ में बहुत कम लोगों को आती है। आज मैं उसको थोड़ा व्यवहारिक रूप में लेके चलता हूँ। जैसे कि इसको हम लोग कह सकते हैं, यदि किसी चीज को कई बराबर भागों में बांट दें, कोई चीज हो, पर्टिकुलर कोई चीज है, उसको हम लोग कई बराबर भागों में बांट दें और उन जो बंटवारे के बाद जो हिस्से मिलते हैं हम लोगों को, जो हिस्सा एक हिस्सा मिलेगा, वो हिस्सा पर्टिकुलर वह हिस्सा हम लोगों का एक भिन्न कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 दोस्त हैं। एक दोस्त है हम लोगों का ए, दूसरा दोस्त है आपका बी, तीसरा दोस्त है आपका सी। यहाँ पर ए दोस्त है, उसने एक चॉकलेट खरीदी, डेयरी मिल्क चॉकलेट। वो अपने दोस्तों के पास गया पार्क में, वो अकेले उनसे चुप के खाना चाहता था। लेकिन इतने में क्या हुआ, उसके 2 दोस्त बी और सी और वहां पर आ गए। उसने कहा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो अब संकट पड़ गया कि वो चॉकलेट खुद भी नहीं खा सकता, एक दोस्त को दे देगा तो दूसरा दोस्त भी बुरा मान जाएगा और उसे खुद खाने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए उसने क्या किया, इस चॉकलेट को 3 बराबर हिस्सों में बांटा। इस तरीके से उसने चॉकलेट को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया और एक हिस्सा उसने खुद के लिए रखा, दूसरा हिस्सा जो है उसने अपने दोस्त बी को दे दिया और तीसरा जो हिस्सा है वो उसने दोस्त सी को दे दिया।
इस तरीके से उसने जब चॉकलेट को 3 भागों में बांटा तो क्या देखा जाए यहाँ पर, तो चॉकलेट के कुल कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। 3 में से एक भाग उसने खुद के लिए रखा, दूसरा भाग उसने बी के लिए रखा, तीसरा भाग सेम कंडीशन सी के लिए हुआ। यानी कि 3 में से एक भाग मिला ए को, 3 में से एक भाग मिला बी को और 3 में से एक भाग मिला सी को। यानी कि तीनों को बराबर बराबर चॉकलेट मिल गई और चॉकलेट सबको बराबर मिल गई, कोई समस्या नहीं हुई, मिल गया, सबका हिसाब बराबर हो गया, सबका मन भर गया, सबकी चॉकलेट हो गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो संख्या आई है 1/3, 1/3, 1/3, इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। अब भिन्न में जो ये लाइन है बटा वाली या इसको डिवाइड वाली, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइड के ऊपर, मतलब 1 में भाग दिया गया 3 का, इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें जो ये जो लाइन है इसके नीचे वाली जो संख्या है, रेखा के नीचे वाली जो संख्या है वो हमें बताती है कि चीजों को कितने भागों में बांटा गया। यानी कि ये जो संख्या है ये बताती है चीजों को कितने भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया। और यही चीज को हम लोग अगर किताबी भाषा में कहें तो इसी को हम लोग कहते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों। और ये जो लाइन थी इसके ऊपर वाला जो भाग है यानी कि 1, ठीक है, ये वह भाग होता है जो हमें बताता है कि विभाजित हिस्सों में कितने हिस्से भिन्न के निर्माण के लिए इस्तेमाल हुए। यानी कि कितने हिस्से हैं जो हमारे पास हैं, कि कितने हिस्से पर हमारी हिस्सेदारी है, ये दिखाता है ऊपर वाला भाग। यानी कि क्या दिखाता है? विभाजित भागों में हमारी हिस्सेदारी। ये क्या दिखाता है? ऊपर वाला भाग दिखाता है कि विभाजित हिस्सों में कितने हिस्से की भागीदारी हमारी है, या फिर इसको कह सकते हैं भिन्न के निर्माण में कितना हिस्सा प्रयोग हुआ। और इस चीज को ही हम लोग कहते हैं किताबी भाषा में अंश, यानी कि न्यूमरेटर। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। किसी भी भिन्न के दो भाग होते हैं, एक अंश और एक हर। अंश और हर समान हो तो वह भिन्न हम लोगों की इकाई हो जाती है। यानी कि जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूं, कोई भिन्न है, उसका अंश मान लीजिए 4 है, भिन्न बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूं, भिन्न भिन्न होता है हम लोगों का अंश और हर। और जब ये अंश और हर की संख्या बराबर हो, मान लीजिए अंश यहाँ पर 4 है और हर भी हम लोगों का 4 है, या पर यहाँ पे लिख दूं अंश 3 है, हर भी 3 है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो निकल के आती है 1 आती है। इसी को हम लोग कहते हैं इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, या 3 का भाग 3 में देंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? 1। 4 से 4 में से चारों हिस्सों पर भागीदारी किसकी है? हमारी है। यानी कि वह पूरी चीज हमारी हुई ना। क्या कि चीजों को कितने भागों में बांटा गया? किसी चीज को 4 भागों में बांटा गया, और विभाजित भागों में हमारी हिस्सेदारी कितनी है? 4। यानी कि 4 हिस्सों में बांटा गया और चारों हिस्सों पर भागीदारी हमारी ही है, वो चारों हिस्से हमारे ही हैं, तो वो पूरी चीज ही हमारी हुई ना। और पूरी चीज क्या होती है? वो होती है सिंगल, एक चीज। ठीक है।
तो वह चीज हम लोगों की पूरी होगी, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकाई भिन्न, या फिर इसको हम लोग इकाई कहते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एक बात और कहूं तो जो भिन्न होती है, भिन्न में किसी संख्या का अंश जो है, अंश 0 है और हर कोई भी संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर x लिख दो, x बराबर कोई भी संख्या हो सकती है, x बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अगर इस तरीके से कोई मान आता है तो पूरी भिन्न का मान हम लोगों का 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज के आपने हिस्से किए लेकिन उसका कोई बंटवारा हुआ ही नहीं, तो बंटवारा हुआ नहीं तो भिन्न बनेगी ही नहीं, तो इसलिए उस भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर कोई संख्या में अंश की वैल्यू x कर दी जाए, x मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और हर जो है यानी कि हम लोगों का डिनोमिनेटर जो है वह 0 करते हैं, तो ये अपरिभाषित है। अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया जा सका है और ये चीज हम लोगों की कभी होती भी नहीं। अगर ये कभी आपका लिखा आ जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका कोई मान ही नहीं हो सकता। इसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई सार्थक भिन्न है, मतलब कोई वैल्यूएबल भिन्न है जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो सार्थक भिन्न में हर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप बात को समझ पा रहे होंगे। किसी भी भिन्न में हर 0 नहीं होता अगर वह सार्थक भिन्न है। सार्थक माने जो जमीन पर लाई जा सकती है, जो भिन्न एक्चुअल में होती है, वरना अगर हर 0 है तो वह भिन्न हो नहीं सकती, सीधी बात ये है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज की बात और करूं, अगर जैसे कि अगर किसी भिन्न के अंश में और हर में बड़ी संख्या हो, तो उस अगर किसी भिन्न के अंश और हर की संख्या बड़ी हो और उनके कॉमन फैक्टर आप okay. हाँ दोस्तों, तो ये बात हुई, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था जैसे कोई भिन्न है, अगर इसको आपने लिखा है 1/2 और 1/2 को मान लीजिए मैं यहाँ पर इसमें 1/2 में किसी संख्या का गुणा करूं, 3 का अंश में गुणा करूंगा अगर, तो 3 का ही गुणा मुझे हर में भी करना पड़ेगा, यानी कि ये संख्या हो जाएगी 3/6। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए 21/42, ठीक है, तो अगर इसमें फैक्टर्स मिल रहे हैं, ये संख्या काटी जा सकती है, तो इसको हम लोग काट के लिख सकते हैं। ये 7 से कटेगी, 7 के 21 और 7 6 42, ये संख्या भी कट जाएगी, देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो ये जो भिन्न निकल के आई है, ये भिन्न जो लिखी हुई थी, इसका सरल रूप जो है, यानी कि सरल रूप को हम लोग कहें तो लोएस्ट टर्म, ये एक्चुअल भिन्न है। यानी कि किसी भी भिन्न में किसी संख्या का गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, वो भिन्न का वृहद रूप होता है, और उसको छोटा रूप में दिखाने के लिए हम लोग जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हम लोगों का लोएस्ट टर्म। यानी कि इससे छोटी इस संख्या को इस रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन इसको इससे छोटा नहीं कर सकते हैं अगर भिन्न के रूप में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको लिखेंगे तो सिर्फ दशमलव फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइंट, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐसी आ जाए आपकी यहाँ पर, जो हम लोग इसको काट ना पा रहे हो, ये तो हम लोगों के छोटे एग्जाम्पल थे, हम लोगों ने बड़े आराम से इनको काट लिया। मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल गया
जो हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये संख्या कटेगी किससे। ये संख्या तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी संख्या का भाग देना मुझे आता ही नहीं है, इसका पहाड़ा तो मुझे आता ही नहीं है। ठीक है, किस पहाड़े में ये संख्या आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब बड़ी संख्या लिखी होती है और उसमें हम उसको जोड़ते या घटाते हैं या कोई भी गुणा भाग करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है, तो हम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब उसी को हम लोग लोएस्ट टर्म में लिख देते हैं तो वह संख्या हम लोगों की बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। अब इसी को करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई बड़ी संख्या ली मैंने 132 और दूसरी संख्या ले ली मान लीजिए 143। 143 और 132, इसको अगर हम लोग काटें तो कैसे काटेंगे, ये हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, हमें पहाड़ा भी नहीं आता ये किस पहाड़े में ये संख्या आएंगी, बड़ी कंफ्यूजन है। तो क्या करें, इन संख्याओं का यानी कि 132 ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं का हम लोगों को ले लेना है HCF। क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब इनका हम लोग HCF ले लेंगे, उस HCF का इन संख्याओं में भाग दे दीजिए, तो हम लोगों का लोएस्ट टर्म निकल आएगा। क्या निकल आएगा दोस्तों, अब जैसे कि इनका HCF लेंगे तो 132 का भाग दे दीजिए 100, तो एक बार जाएगा मेरे ख्याल से 132, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पर एक बचा, इसको हमने भाग दिया 100, एक बार जाएगा 11, एक बचा, दो बचेगा यहाँ पर 22 और 11 दूनी 22, इस तरीके से कट गया। तो हम लोग का HCF कितना आया दोस्तों, यहाँ पर HCF हम लोग का आया 11, यानी कि 132 में भाग लग जाएगा 11 का, क्योंकि इसका भी HCF है, और 143 में भी भाग लग जाएगा क्योंकि ये इसका भी HCF है। तो 11 पे जब भाग 132 में देंगे तो 11 एकम 11, दो बचा, दो में 11 दूनी 22। अब 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 एकम 11 बचा आपके 3, 11 तिया 33। तो ये देखिए 12/13 अब इससे छोटा इसको हम लोग नहीं काट सकते हैं, ये हम लोगों का लोएस्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया, लोएस्ट टर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म, किसी भी भिन्न का लोएस्ट फॉर्म। अब अगर ये कोई भिन्न, मान लीजिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया जाता है इस तरीके से, +4/3, ठीक है, या 4/13 कर देते हैं यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करिए। तो ये हम लोगों को करना थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन अब जब ये 12/13 की फॉर्म में आ गया और यहाँ पर 4/13 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कॉमन आ जाएगा हम लोगों का 13, ऊपर 12 और 4 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 16/13। इस तरीके से हम लोगों का आंसर निकल आएगा। अन्यथा अगर हम लोग यहाँ पर कर रहे होते तो इन दोनों का एलसीएम लेते 143 गुणा 13, उसके बाद इसका भाग देते इसमें, फिर 13 का गुणा करते 132 में, यहाँ पे 132 गुणा 13, उसके बाद प्लस इसका भाग देते इसमें, तो 13 कट जाता है, 143 गुणा 4 करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, जो संख्याएं आती हैं उनको जोड़ते, उसके बाद इनका गुणा करके लिखते। तो ये संख्याएं देखने में इतनी बड़ी लग रही हैं कि इनको देखते ही हम लोगों का पसीना निकल जाएगा और हम लोग डर जाएंगे। तो ये बात हुई हम लोगों की थोड़ी सी फ्रैक्शन के बारे में। अब बात करता हूँ मैं फ्रैक्शन के प्रकार, यानी कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं भिन्न, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। मूल रूप से भिन्न को दोस्तों हम लोग दो भागों में बांटते हैं, प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न, यानी कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। पहला जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न। उचित भिन्न वह भिन्न होती है, भिन्न को हम लोगों ने किस तरीके से फॉर्म किया था, अंश बटा हर, अंश और हर के रूप में। हर वह संख्या होती है जो हम लोगों की चीजों को कितने हिस्सों में बांटा है यह दर्शाता है, और कितने हिस्सों में हमारी भागीदारी है वह दिखाता है अंश। ठीक है, अब अगर उचित भिन्न की बात की जाए तो उचित भिन्न वह होती है जिसमें
अंश जो है यानी कि हम लोगों का न्यूमरेटर जो है छोटा होता है हर से यानी कि डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मान लीजिए 3/4 लिख लिया, मान लीजिए 13/15 लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर 17/51 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी भिन्न आपकी निकलेगी वो हम लोगों की उचित फ्रैक्शन होगी, यानी कि जिसमें अंश हम लोगों के छोटे हों, हर हम लोगों के बड़े हैं, ये हम लोगों के उचित भिन्न है। अब अगर बात करूं दूसरे नंबर पर अनुचित भिन्न की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका एकदम अपोजिट है। अनुचित भिन्न यानी कि उचित, उचित का उल्टा अनुचित, यानी कि ऐसी भिन्न जिसमें अंश जो है यानी कि न्यूमरेटर जो है बराबर हो या बड़ा हो, बराबर हो या बड़ा हो किससे, हर से। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए ठीक इनको उल्टा कर देते हैं, 4/3 और 15/13 हो जाएगी, और कोई संख्या ले लीजिए 19/21 हो जाएगी। 19/21 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ये संख्या छोटी बड़ी है, ये संख्या छोटी है, जबकि करना क्या है उल्टा, 21/19। इस तरीके से जो भिन्न आएगी वो हम लोगों की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। अब इसी से अनुचित भिन्न जो है, इसी से एक और भिन्न निकलती है मिश्र भिन्न। क्या निकलती है, मिश्र भिन्न। मिक्स भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वह भिन्न होती है जिसमें अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या और भिन्न के रूप में दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या व साधारण भिन्न या फिर उचित भिन्न में दर्शाते हैं। जब अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के रूप में दर्शाएं तो वो हम लोग की मिश्र फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए लो, 4/3 जो संख्या ली थी हम लोगों ने, इसको भाग दीजिए, 3 एकम 3, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा, और आंसर में हर में कितना था, 3। तो ये देखिए एक आ गया हम लोगों का पूर्ण संख्या, और ये आपकी 1/3 आया, ये हम लोगों की उचित भिन्न है। तो इन दोनों को मिलाकर जो भिन्न निकली वो क्या निकली, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल और लो, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 53 बटा, यहाँ पे लिख दिया 43। तो इस तरीके से देखेंगे 43 का भाग इसमें एक ही बार जाएगा, 1 बटा शेष बचा 10 और यहाँ पर 43। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन बन के आई हम लोगों की, वो फ्रैक्शन हम लोगों की मिक्स फ्रैक्शन कहलाई जाएगी। इसके अलावा अगर बात करूं, नॉर्मली तो हम लोगों की प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, लेकिन कंपटीशन में हम लोगों को एक और फ्रैक्शन देखने को मिलती है, वितथ फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंटिन्यूड। शायद नाम आपने ना सुना हो, लेकिन ये भिन्न आपने, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखी जरूर होगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इसको लो, तो 1 + 1/2 + 1/1 + 3/4 + 3/5, इस तरीके से जो फ्रैक्शन चलती है कंटिन्यू चलती रहती है,
काफी लंबे टर्म तक, ठीक है, 3-4 टर्म तक इस तरीके की लंबी फ्रिक्शन चलती है, इनको हम लोग कहते हैं वितत फ्रिक्शन। इनके अलावा अगर बात करूं तो दो भिन्नें हम लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, कई जगह हम लोग इनका उपयोग करते हैं, प्रॉपर्टीज में भी ये भिन्नें आती हैं। एक भिन्न होती है आपकी यौगिक फ्रैक्शन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन, यौगिक फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी भिन्न है, भिन्न का भिन्न निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दूं कि 3/4 का 1/12वां भाग, इस तरीके की जो भिन्नें आती हैं उनको हम लोग यौगिक फ्रैक्शन यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन के रूप में देखते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेते हैं। का मतलब जानते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ 3/4, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 1/12, तो इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौको 12, तो ये निकल के 1/16। इस तरीके की फ्रैक्शन आती है, सॉल्व कर लेते हैं। इनका उपयोग अधिकतर हम लोग देखते हैं, नॉर्मली हमको ये दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब हम लोगों को लैंग्वेजुअल क्वेश्चन मिलते हैं, जो भाषा आधारित प्रश्न आते हैं भिन्नों के ऊपर, उनमें ये हम लोगों को देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से एक और भिन्न हम लोगों को देखने को मिलती है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होती है, ये इसकी अपोजिट हो जाती है। इसमें मल्टीप्लाई का साइन यूज होता है, और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी भिन्न है उसका अंश जो है, अंश भी भिन्न होगी, और जो हर है, हर भी भिन्न होगा। यानी कि दो भिन्नों का जब भाग हो, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 3/4/5/6, यानी कि 3/4 जो ऊपर वाली अंश है वो भी एक फ्रैक्शन है, और 5/6 नीचे एक ये भी फ्रैक्शन है। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लूं, 1/2 हो गया, यहाँ पे 7/9 हो गया। इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन है। इनको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो बदल जाती है। इसको देखिए 1/2, इस वाले को देख रहा हूँ, ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको भागी तो कहेंगे, भाग 7/9। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/2 भाग को कर देते हैं गुणा, और नीचे वाली संख्या पलट जाती है, 9/7। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, 9/14, ये भिन्न निकल के आ गई। तो आज हम लोगों ने भिन्न को समझा, भिन्न की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनके बारे में समझा, और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं इनको समझा। अब अगले क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि छोटी भिन्न कैसे पहचानते हैं, बड़ी भिन्न कैसे पहचानते हैं, और भिन्नों के बीच में कोई संख्या, कितनी संख्या होती है, इनके बारे में देखेंगे। बेसिकली ये चीज मैं आज ही बता दूं, कोई भी दो भिन्न हो या कोई भी दो संख्या दी हो, मान लीजिए 1/2 है और यहाँ पर 1/3 है, इनके बीच में कितनी भिन्न होंगी, तो दोस्तों इसके बीच में अनगिनत भिन्न होंगी। इसके बीच में अनगिनत भिन्न होंगी, आप गिनती नहीं कर सकते कितनी भिन्न निकाल सकते हैं। हाई स्कूल में ये क्वेश्चन हम लोगों से सॉल्व कराया जाता है थ्योरम के रूप में, और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और कई एग्जामों में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज कुछ नहीं तो आपको 1 नंबर का तो हमने कंफर्म करा ही दिया है, ये अनगिनत क्वेश्चन को अनगिनत फ्रैक्शन मिलती है दो भिन्नों के बीच में। तो दोस्तों कल की वीडियो में हम लोग इन्हीं चीजों पर डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि इनका एलसीएम एचसीएफ में क्या यूज होता है। आगे और भी टॉपिकों में हम लोग इनका यूज देखेंगे। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स में फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर भी थोड़ी चर्चा की जाए, और जुड़े रहिए हम लोगों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए, और तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी आपसे।